हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अभी तक के टॉपिक्स में हमने डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर मॉडल पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें पहला हमने टॉपिक पढ़ा था वेव नेचर या प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस किया वो था पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। इन दोनों टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के बाद एक बात क्लियर हुई कि जो एनर्जी है किसी भी फॉर्म में मौजूद है एटम के अंदर, या वो गेन करता है या लूज करता है, वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मीनिंग हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, जिसका मीनिंग होता है फिक्स अमाउंट। आज की इस वीडियो में हम उसी क्वांटाइज्ड एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सामने लिखा हुआ भी है, एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि जो एक एटम होता है उसके अंदर ऑर्बिटल्स पाए जाएंगे, जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। उनकी जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स होती है। इसको डिस्कस करने के लिए इसके अंदर एक और सब टॉपिक है, उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये क्या होता है? आपने अभी तक देखा कि जो लाइट है वो प्रोपेगेट करती है थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। जो लाइट की स्पीड रहती है वो उसके मीडियम पे डिपेंड करती है, और वो लाइट जब प्रोपेगेट करती है और किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है तो उसके एज पे वो डेविएट होती है, रिफ्रैक्ट होती है अपने एंगल से। जब एक बीम ऑफ वाइट लाइट किसी प्रिज्म के ऊपर गिरती है तो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर स्प्रेड हो जाती है। आपने विबग्योर के बारे में सुना होगा। विबग्योर भी उसी लाइट का स्प्रेड आउट करना है प्रिज्म के थ्रू। होता क्या है कि जब एक लाइट, बीम ऑफ लाइट स्पेशली हम कहें, जब जाती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, जो कि एयर मीडियम से ट्रेवल कर रही है, फिर ग्लास मीडियम है प्रिज्म का, उसके बाद फिर एयर मीडियम है, तो वो लाइट जब इन मीडियम्स में ट्रेवल करती है तो वो अपने जो नॉर्मल पाथ है उससे डेविएट करती है। डेविएट होने से क्या होता है? व्हाइट लाइट के अंदर जो सारे कलर्स हैं उनकी अपनी अपनी वेवलेंथ है, अलग अलग वेवलेंथ है। तो जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो कलर सबसे कम डेविएट होगा, और जिसकी सबसे कम वो सबसे ज्यादा। और जैसा आप जानते हैं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उलट है, तो मैं आपको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एंगल से बता रहा हूं कि जैसे आपको पता है कि जो रेड लाइट है, विबग्योर आपने देखा होगा, आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, जो मैं आपको वीडियो में शो करूंगा। जो रेड लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। और रेड के बाद जो विबग्योर था उसमें जो लास्ट कलर है वो है वायलेट। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 7.50 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो आप देख पा रहे हैं कि इस कलर की वेव फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, दैट मीन्स इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और इसकी वेवलेंथ सबसे कम है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से। तो रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है। तो जब आप प्रिज्म के डायग्राम से देख सकते हैं, स्पेक्ट्रम के डायग्राम से, कि कैसे रेड कलर सबसे कम डेविएट हो रहा है और वॉयलेट सबसे ज़्यादा। तो इस तरीके से जो लाइट है, क्योंकि वो विजिबल रीजन में मौजूद होती है, तो अपने अपने डिफरेंट 7 कलर्स में स्प्रेड आउट हो जाएगी, फैल जाएगी, और जो हमें एक बैंड की तरह शो करेंगे, जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है। इसको आप कैसे और समझ सकते हैं कि जो आप देखेंगे, जब आप रेनबो, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। रेनबो आपने देखा होगा ड्यूरिंग रेनी सीजन, आपको दिखाई देगा वो, और उसके अंदर जो सभी कलर्स होते हैं वे सब सारे इसी स्पेक्ट्रम को डिनोट करते हैं। लेकिन उसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सारे कलर्स हैं वो एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हैं। विबग्योर में आप देखेंगे जो वॉयलेट है वो इंडिगो में मर्ज होगा, इंडिगो ब्लू में मर्ज होगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही सारे कलर्स एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं। ऐसे जब ये सभी कलर्स आपस में मिक्स होंगे तो उसको बोला जाएगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम।
इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोला जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी सैंपल को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, उसको हीट करते हैं या उसको इरिडिएट करते हैं, उसके ऊपर रेडिएशन डालते हैं, तो वो क्या करता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स या उसके पार्टिकल्स उस एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं और एक हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। उस हायर एनर्जी स्टेट में जाने के बाद वे अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इन द टर्म ऑफ साइंस, इन द टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, हायर एनर्जी स्टेट का मतलब होता है अनस्टेबल होना। वे अनस्टेबल होते हैं, तो वे क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी उनके पास होती है उस एनर्जी को वो रेडिएशन की फॉर्म में निकाल देते हैं। जो रेडिएशन निकालते हैं वो उसका एक लॉन्ग पैटर्न होता है। आप सभी जानते हो कि जो विबग्योर होता है वो हमें सिर्फ विजिबल रीजन को डिनोट करने के लिए बताया गया। जो विजिबल लाइट होती है सिर्फ उसी को डिनोट करता है। वो बहुत छोटा सा रीजन है हमारे स्पेक्ट्रम का, लेकिन उसके अंदर और भी बहुत सारे रीजन्स मौजूद होते हैं। इंफ्रारेड है और यूवी है वगैरह, रेडियो वेव्स है। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है एटम ने या उसके कंस्टिट्यूएंट ने हायर स्टेट में जाने के लिए, वो उसको वापस निकालता है स्टेबल होने के लिए। तो जो वो वापस एनर्जी निकालता है वो निकालता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और जब रेडिएशन की फॉर्म में वो एनर्जी एमिट करता है तो उसकी वेवलेंथ को स्टडी किया जाता है, और उस वेवलेंथ को स्टडी करने पर बनता है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा। इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। ये भी आप डायग्राम से देख सकते हैं। जो एमिशन स्पेक्ट्रा दोबारा से बता देता हूँ कि जब हम किसी एटम के ऊपर या किसी मैटर के ऊपर एनर्जी उसको देते हैं तो उसके कंस्टिट्यूएंट जो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट पे हैं वो एनर्जी एब्जॉर्व करेंगे और हायर स्टेट पे चले जाएंगे। क्योंकि हाई एनर्जी स्टेट ऑलवेज अनस्टेबल होता है, तो वो क्या करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करता है वापस आने के लिए इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। उन रेडिएशंस को स्टडी किया जाता है, उनकी वेवलेंथ को, जो मिलकर बनाती हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। अब इसके साथ एक और चीज़ है, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एनर्जी एमिट कर दी, एमिशन स्पेक्ट्रा हो गया। इसके साथ एक और स्पेक्ट्रा होता है जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये क्या होता है, ये स्पेक्ट्रम भी बोल देते हैं, हम स्पेक्ट्रा ही बोल देते हैं इसको नॉर्मली। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एक्चुअल में एमिशन स्पेक्ट्रा का नेगेटिव होता है। जैसे फोटोग्राफ का नेगेटिव होता है, वैसे ही एमिशन स्पेक्ट्रा का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नेगेटिव है। होता क्या है, जब हमें कंटिन्यूस किसी रेडिएशन की फॉर्म को किसी सैंपल के थ्रू निकालते हैं, कंटिन्यूस रेडिएशन को एक सैंपल लेते हैं, उसके अंदर से हम निकालते हैं, तो वो सैंपल उस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में से कुछ रेडिएशंस या कुछ वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर लेता है। जब वो उन रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर लेता है तो जो बाकी का स्पेक्ट्रम बच जाएगा, बाकी की वेवलेंथ्स की रेडिएशन के साथ, उसको जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसके अंदर वो कंटिन्यूस नहीं रहेगा, उसके अंदर बैंड आ जाएंगे, डार्क बैंड। ये डार्क बैंड किसके होते हैं, ये डार्क बैंड उस लाइट के होते हैं, उस लाइट की वेवलेंथ के होते हैं जो उस सैंपल ने एब्जॉर्व कर ली है। तो उन डार्क बैंड्स के साथ जो हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इन सभी की स्टडी, स्पेक्ट्रम की स्टडी हम करते हैं। एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की। इसको आप हायर क्लासेस में, बीएससी में वगैरह में भी पढ़ेंगे। एमएससी में तो इससे रिलेटेड एक पूरा पेपर मिलेगा आपको एमएससी केमिस्ट्री में। अभी जो हमने स्पेक्ट्रा पढ़ा, ये लाइट का पढ़ा, विजिबल लाइट का पढ़ा, उसके सभी कलर्स एक दूसरे में मर्ज करते हैं, वे कहलाते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। एक कंसेप्ट होता है, जब हम किसी मैटर को या किसी एटम को गैस फेज में पढ़ते हैं तो उसके लिए जब हम उसका स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं तो उसके लिए सिंगल लाइन आती है कि पर्टिकुलर एटम, कोई भी पर्टिकुलर एटम है, वो जब हम उसका स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं तो वो एक करेक्टरिस्टिक लाइन शो करता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर करेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रम में उसकी आती है, इसलिए उसको बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा, या इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोल देते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा या इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोल दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, है भी पुराने साइंटिस्ट के लिए,
क्योंकि इसका यूज़ होता था बहुत इंपॉर्टेंट उस टाइम पे। एज यू नो दैट उस टाइम पे बहुत सारे एलिमेंट्स नॉन नहीं थे, तो उस टाइम पे एलिमेंट्स जो नॉन थे उनको स्टडी किया गया और उनसे रिलेटेड जो लाइन स्पेक्ट्रा थे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही लाइन शो करता है। एक पर्टिकुलर एटम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे लाइन शो करेगा, तो उसकी लाइन फिक्स हो गई, वो उसके लिए वही लाइन रहेगी, उसके लिए दूसरी लाइन नहीं आएगी। इस प्रकार हम क्या करते थे कि एक सैंपल लेते थे किसी भी कंपाउंड का और उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर स्टडी करते थे, तो उसमें लाइनें आती थी पर्टिकुलर एटम्स के लिए लाइंस आ जाएंगी, तो उनमें हम उन लाइनों को मैच करते थे कि कौन सा एलिमेंट है और उसके लिए उसकी कौन सी लाइन है, तो उससे पता लग जाता था कि कौन सा एलिमेंट इसमें मौजूद है। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिनकी डिस्कवरी बाद में हुई। एक साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, रॉबर्ट बंसन। एक साइंटिस्ट थे जो 1811 से 1899 तक रहे। उन्होंने फर्स्ट टाइम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को, इन स्पेक्ट्राज को यूज़ किया ऐसे एलिमेंट्स की डिटेक्शन के लिए, उनकी स्टडी के लिए। और कुछ एलिमेंट थे जो इसी टेक्निक से हम उनको डिस्कवर कर सके। वो एलिमेंट कौन कौन से थे? रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम, स्कैंडियम, ये कुछ एलिमेंट थे जो इसी टेक्निक से डिस्कवर किए गए थे। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है हीलियम। जैसा कि आप सभी जानते हो कि बहुत ज़्यादा हीलियम पाई जाती है कहाँ? सन के अंदर। सन के अंदर जो हीलियम डिटेक्ट की गई थी वो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से ही की गई थी, इसी की हेल्प से हीलियम को डिटेक्ट किया गया। तो इन सभी फैक्ट से ये पता चलता है कि जो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसकी हम स्टडी करते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी की मदद से हमें बहुत सारे एलिमेंट्स के सिग्नेचर्स मिलते हैं, उनका पता चलता है कि वे मौजूद हैं कि नहीं है, और नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी में हेल्प मिलती है। हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो इसी जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में, उसी को हम आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम एक स्पेशल एग्जाम्पल लेते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जब हम एक हाइड्रोजन गैस लेते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रिकल स्पार्क हम प्रोड्यूस करते हैं, तो वो अपने पर्टिकुलर एटम्स में टूट जाएगा जिनकी एनर्जी बहुत हाई होगी। उस हाई एनर्जी पे वो हाइड्रोजन एटम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं कि ये लाइन स्पेक्ट्रा शो करेगा, तो हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रा होगा उसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं। उन लाइंस को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे मिस्टर बाल्मर, उन्होंने इन लाइंस को स्टडी किया 1885 में। एक साइंटिस्ट थे बाल्मर, उन्होंने इन लाइन स्पेक्ट्रम्स को स्टडी किया, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम था। उन्होंने बताया कि अगर हम इन लाइंस को वेव नंबर की फॉर्म में अगर हम दिस स्टडी करें, तो एक फॉर्मूले से हम इन लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यू बार दैट इज सिंबल ऑफ वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि इसकी यूनिट होती है। ये फॉर्मूला दिया बाल्मर ने और बताया कि इन सीरीज़ को हम हाइड्रोजन के लिए कुछ सीरीज़ को स्टडी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशनशिप। उन्होंने बताया कि जो n है, दिस n इज इक्वल टू 3 और 4 मे बी 5 एंड सो ऑन, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 2। ये फॉर्मूला मिस्टर बाल्मर ने हमें दिया। उन्होंने इन जो लाइंस की सीरीज को डिस्कस किया, स्टडी किया, उनको नाम दिया बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के बारे में हमें बताया बाल्मर ने। ये बाल्मर सीरीज, दिस इज द ओनली लाइन
विच आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम एंड आर प्रेजेंट इन विजिबल स्पेक्ट्रम। बाल्मर सीरीज है हाइड्रोजन के केस में, यही वो लाइन स्पेक्ट्रम है जो सिर्फ विजिबल्स, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी लाइंस होती हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो हम अलग अलग रीजन में स्टडी करते हैं। सिर्फ बाल्मर सीरीज ही विजिबल रीजन में स्टडी किया जाता है। उसके बाद एक स्कॉटिश साइंटिस्ट है मिस्टर जे रिडबर्ग, उन्होंने बताया कि सिर्फ बाल्मर सीरीज को ही हम इस फॉर्मूले से स्टडी कर सकते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दें तो उसके बाद हम सभी लाइंस को इन फॉर्मूलों से पहचान पाएंगे। वो फॉर्मूला था न्यू बार इज इक्वल टू 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ये फॉर्मूला दिया मिस्टर रिडबर्ग ने और कहा कि इनके बेसिस पे आप सभी सीरीज को स्टडी कर सकते हैं। उन्होंने ये जो नंबर था 109677 इसको नाम दिया गया रिडबर्ग कांस्टेंट। वैल्यू आप याद भी रख सकते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम या फॉर हाइड्रोजन आप कह सकते हो। ये रिडबर्ग कांस्टेंट है फॉर हाइड्रोजन। यहाँ पे N1 N2 क्या है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे N1 ऐसे डिनोट करके N1 इज इक्वल टू हो सकता है 1 2 3 4 एंड वट एवर इट इज। ध्यान दीजिएगा N2 इम्पोर्टेंट है। N2 क्या होना चाहिए, N2 यहाँ पे होगा या तो N1 + 1, जो N1 की वैल्यू उसमें एक जोड़ दीजिए, या N1 + 2 या N1 + 3। ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे N1 कैसे डिनोट किया जाएगा, N2 इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो इस फॉर्मूले से रिडबर्ग ने हमें बताया कि हम सभी सीरीज़ को स्टडी कर सकते हैं, सभी सीरीज़ की। तो सभी सीरीज़ का बार बार नाम आ रहा है, तो वो सभी सीरीज़ क्या है मैं आपको डायग्राम से भी शो करूँगा, आपको पिक्चर भी दिखाऊँगा और उसके बारे में मैं आपको बता भी देता हूँ। तो अगर हम बात करें N1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। आप दोबारा बता देता हूँ, जो फॉर्मूलाज अभी हमने लिखे वो स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी करने के लिए हैं। उन स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ फॉर्मूलेज दिए। लास्ट फॉर्मूला आपने देखा रिडबर्ग का, उस फॉर्मूले में N1 और N2 दो थे। तो N1 अगर 1 है किसके लिए होगा और उन सीरीज को क्या बोला जाएगा मैं एक एक करके बताऊंगा। अगर N1 की 1 2 3 4 5 है रेस्पेक्टिवली, तो उन सीरीज के मैं आपको नाम बताता हूं। इफ N1 इज इक्वल टू 1 तो सीरीज का नाम होगा लेमन सीरीज। अगर N1 इज इक्वल टू 2 है तो उस सीरीज को बोला जाएगा बाल्मर सीरीज। अगर N1 3 है तो उस सीरीज को बोला जाएगा पास्कन सीरीज। N1 इज इक्वल टू 4 है तो उसको बोला जाएगा ब्रैकेट सीरीज। एंड N1 अगर 5 है तो उसको बोला जाएगा पी फंड सीरीज। ये 5 तक ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 5 सीरीज हम आपको बता रहे हैं जिनमें N1 की वैल्यू साथ साथ आपको दी गई है। तो आप ये मान के चलें कि फॉर्मूले से अगर N1 इसके लिए 1 है तो N2 जो होगा वो 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 सो ऑन। सेम विद दिस, अगर यहाँ पे N1 2 है तो N2 स्टार्ट होगा 3 से। N1 अगर 3 है N2 स्टार्ट होगा 4 से। N1 4 है N2 स्टार्ट होगा 5 से। और N1 अगर 5 है तो N2 स्टार्ट होगा 6 से। ऐसे आपको ध्यान रखना है N1 और N2 की वैल्यू पुट करते टाइम। इन सभी पांचों की पांचों सीरीज का अलग अलग अपना रीजन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जो लेमन सीरीज होती है ये अल्ट्रावायलेट रीजन में है, बाल्मर आपकी विजिबल रीजन में होती हैं, पास्कन सीरीज, ब्रैकेट और पीफन ये तीनों की तीनों सीरीज इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती हैं। तो ऐसे आप इनके बारे में मैं आपको टेबल से भी शो करूंगा इन सारी चीज़ों को, तो आप इस टेबल को भी ध्यान से देखें जिससे आपको ये सारी चीज़ें याद हों। इसके बाद ये पाया गया
इन स्टडी ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, जो हाइड्रोजन होता है उसका लाइन स्पेक्ट्रम सबसे इजी होता है, जबकि जैसे जैसे मॉलिक्यूल में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है ये डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। तो इसलिए लेकिन इन सभी में एक सिमिलरिटी है, जिसमें पहली क्या है कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है प्रत्येक एलिमेंट के लिए यूनिक होता है, और जो दूसरी चीज़ है जो कॉमन पाई जाती है वो ये कि रेगुलरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रम, प्रत्येक एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रम में रेगुलरिटी होती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सभी एलिमेंट के लिए यूनिक क्यों है, इनमें रेगुलरिटी क्यों है, तो यूनिक है तो क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ इसका कोई रिलेशनशिप है। इन सभी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है बोहर मॉडल।